Yes. So coming to the next topic, that is center of mass. So before discussing the center of mass, we'll quickly recall what we have studied. We have studied about particle. We have studied about system of particle. System of particle. We have studied earlier about internal forces, external forces, and we'll also study about rigid body, right? So पार्टिकल के बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया. पार्टिकल जनरली फॉलोज ईदर लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकल. सिस्टम ऑफ पार्टिकल मींस सारी बॉडी जिसमें मास क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? सो वी नेम दैट एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल. एक रिजिड बॉडी है, राइट? सिस्टम ऑफ पार्टिकल. Internal forces. Any system may have internal forces on the body. What is internal forces? कोई भी सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है. ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पे लगा रहा है, इसको एक्शन, बहुत सारे एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे, राइट? ये सारे एक्शन रिएक्शन पेयर्स, बिकॉज वी हैव स्टडीड फोर्सेस नेवर एग्जिस्ट अलोन, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. हर एक एक्शन के लिए क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा. सो जितना भी ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा बॉडी के अंदर, सो ऑल द एक्शन रिएक्शन पेयर इनसाइड द बॉडी कम्स अंडर इंटरनल फोर्सेस. व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस? जो बॉडी के अंदर एक्शन रिएक्शन पेयर जितने भी हैं, दे आर इंटरनल फोर्सेज. एंड इंटरनल फोर्सेज हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, बिकॉज F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2, F3 इज इक्वल्स टू माइनस F4. सो सारे इंटरनल फोर्सेज म्यूचुअली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. एक्सटर्नल फोर्स, इस बॉडी को आगे मूव करने के लिए हमने यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई. सो एनी एफर्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी विच ट्राइज टू चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी. और या हम ये कहें, सी अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोशन, इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने इस बॉडी का स्टेट मोशन चेंज, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए जो भी फोर्स यहां पे लगाई, दैट फोर्स विल बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल फोर्स, राइट? कमिंग टू अ रिजिड बॉडी. अभी एक बॉडी मैंने ली और एक ये से बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, इसमें कुछ लिक्विड पार्टिकल्स हैं. हमने कहा कि चलो एग की बात करते हैं, ठीक है? ये एग है और ये बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड एग एंड रॉ एग, ठीक है? दिस इज अ बॉइल्ड एग. बॉइल्ड एग मतलब सारे फ्रेगमेंट क्या हो चुके हैं? फिक्स हो चुके हैं. अभी आपने क्या किया? रॉ एग को मूव किया. सो व्हेन यू आर मूविंग रॉ एग, कैन यू से कि इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी और इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी और इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा? नो, वी कांट. जब आप मूव कर रहे हो एग को, तो सेंटर वाले पार्टिकल उतना तेजी से मूव नहीं करेंगे. देखो, ये वाला पार्टिकल ये सर्कल बनाएगा, लेकिन ये वाला पार्टिकल ये सर्कल बनाएगा, राइट? यू नेवर नो. एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर वाले पार्टिकल का स्पीड ज्यादा होगा अंदर वाले पार्टिकल्स के कंपैरिजन में. तुम एक वेसल में पानी लो और उस वेसल को घुमाओ, राइट? व्हाट विल हैपन? जो कॉर्नर वाले पार्टिकल है वो ज्यादा बाहर की तरफ स्प्रिंकल होंगे, अंदर वाले पार्टिकल्स नहीं होंगे. सो व्हाट इज अ बॉडी विच इज नॉट रिजिड? रिजिड बॉडी में क्या होता है? सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम होता है. अगर आप बॉइल्ड एग को घुमाओगे तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल सबका सेम स्पीड से मूव करेंगे. A rigid body is one in which all the particles move with the velocity given to the body. जिस velocity से आपने एग को रोटेट किया, उसी velocity से सारे पार्टिकल रोटेट करेंगे, क्योंकि हर एक का ये पोजीशन फिक्स है. लेकिन रॉ एग में पोजीशन फिक्स नहीं है. हो सकता है ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर में यहां पहुंच जाए, या यहां पहुंच जाए, या यहां पहुंच जाए, क्योंकि इनका डिस्टेंस फिक्स नहीं है. डिस्टेंस फिक्स ना होने की वजह से इसका पार्टिकल का अलग होगा वेलोसिटी, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, और थोड़ी देर बाद वेलोसिटी के डिफरेंसेस होने की वजह से रॉ एग 2-3 मिनट बाद इट विल फॉल डाउन. लेकिन बॉइल्ड एग विल रोटेट फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज इट एक्ट एज अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी मीन्स, रिजिड बॉडी इज अ बॉडी इन विच it has a definite shape, it has a definite volume, and all the particles are having they are situated at a fixed distance. अगर हमने कहा कि ये हमने बॉयल एग लिया और इस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो इस पार्टिकल का, इसका सबका डिस्टेंस क्या है? सेंटर से फिक्स है. जबकि रॉ एग में ऐसा नहीं है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है.
अभी ये पार्टिकल यहां था, 1 सेकंड में यहां चला जाएगा, 1 सेकंड में यहां चला जाएगा, 1 सेकंड में फिर यहां आ जाएगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज नॉट फिक्स. सो व्हेन वी आर गिविंग इट अ रोटेशन, इट इज अ नॉन रिजिड बॉडी, क्योंकि हर एक पार्टिकल का, हर एक अंदर वाले पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है. रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है अगर आपने इसको घुमाया तो हर एक पार्टिकल ये सारे पार्टिकल उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे जिस वेलोसिटी से आपने ये बॉइल्ड एग को रोटेट किया. डिड यू गॉट टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ रिजिड बॉडी एंड अ नॉन रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, जो भी आप वेलोसिटी देते हो बॉडी के वही वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की होती है. नॉन रिजिड बॉडी में डिस्टेंस फिक्स नहीं होता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड द वेलोसिटी विद विच यू आर मूविंग द बॉडी, यू आर रोटेटिंग द बॉडी इज not the velocity of the individual particles. Is that clear? So that is how we define a rigid body. Now coming to the center of mass, right? Abhi suppose I have taken a particle. The particle has 1 gram. Particle का mass कितना है? 1 gram. और मैंने इस particle को ऊपर ले जाना है up to some height and I am applying some force. मैंने यहाँ से force लगाया and I have taken the particle to a height, right? दिस इज अ लीनियर मोशन ऑफ दिस पार्टिकल. मैंने बोला इसका वेट, इसका मास कितना है? 1 ग्राम. मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और इसको ऊपर ले जाने के लिए आई हैव अप्लाइड द फोर्स एंड द पार्टिकल हैज रीच्ड अप टू अ पर्टिकुलर हाइट. बट नाउ आई हैव टेकन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया. सिस्टम ऑफ पार्टिकल को मैंने ऊपर ले जाना है एंड समझो इसमें देयर आर 10 पार्टिकल्स और हर एक का मास कितना है? 1 ग्राम है. टोटल वेट सपोज इट इज 10 ग्राम. अभी मुझे अगर इसे एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाना है तो मैंने यहां पे फोर्स लगाया. पहले जब मैं पार्टिकल को ले जा रही थी तो मैंने इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ये पार्टिकल ऐसे चला गया. लेकिन जब अब मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले लिया, मैंने एक रिजिड बॉडी ले लिया, रिजिड बॉडी को एक उतने ही फोर्स से एक उतनी ही हाइट तक ले जाने के लिए मैंने यहां पे फोर्स लगाया. तो जब मैंने यहां पे फोर्स लगाया तो ये पार्टिकल ऐसे हो गया. आर यू गेटिंग? मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया तो ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर गया. जब मैंने इस पॉइंट पे मैंने सोचा 10 न्यूटन यहां पे मैं लगाती हूं तो यहां पे मूव किया तो ये ऐसे कर गया. तो व्हाट विल हैपन? व्हाट इज हैपनिंग? रोटेटरी मोशन इज हैपनिंग. कोई भी पार्टिकल को मुझे एक हाइट पे ले जाने के लिए आई हैव टू डू सम मोशन इन द पार्टिकल. दिस इज अ रिजिड बॉडी. व्हेन आई एम अप्लाइंग माय 10 न्यूटन हियर इट इज रोटेटिंग बिकॉज ये वाला एंड फिक्स है. यहां पे लगाया तो भी रोटेट कर रहा है, यहां पे लगाया तो भी रोटेट कर रहा है. क्यों? क्योंकि इसके 10 ग्राम्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जब मैं यहां 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूं तो ये वाले मासेस जो हैं ये इसको नहीं जाने दे रहे, क्योंकि यहां पे कितना है? 1 ग्राम ही है. यहां पे लगा रही हूं तो ये वाले नहीं जाने दे रहे, राइट? सो आई बाय हिट एंड ट्रायल ऐसे करते 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 मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला जिसपे फोर्स लगाने से क्या होगा? ये पार्टिकल यहां पे फोर्स लगाने से ये पूरा ऊपर चला गया. व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, राइट? सेंटर ऑफ मास को डेफिनेशन वाइज फिजिक्स में क्या कहते हैं? इट इज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड. ऐसा डेफिनेशन में कहते हैं, ऐसा डेफिनेशन बोलती है. बट एक्चुअली व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली द लोकेशन. ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे सारे 10 ग्राम है. नो, 10 ग्राम ऐसे ही इवनली, 1 ग्राम ऐसे ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेकिन कोई ना कोई पॉइंट बॉडी में ऐसे होता है जहां पे इस सब 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं और उस पॉइंट पे यही 10 न्यूटन जो यहां लगाने से बॉडी रोटेट कर रही थी या यहां लगाने से बॉडी रोटेट कर रही थी. अभी हिट एंड ट्रायल करते 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 मैंने ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया कि यहां पे अगर मैं, अरे बाबा, यहां पे अगर मैं 10 न्यूटन लगाती हूं तो ये सीधा फोर्स 10 न्यूटन बॉडी को लिफ्ट कर सकता है, बॉडी को मूव कर सकता है. तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास इज अ लोकेशन. याद रखो पहले तो हमेशा सेंटर ऑफ मास क्या है? एक लोकेशन है. ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास पे सारे मासेस आके इकट्ठा हो गए. नो, सेंटर ऑफ मास पे वही इफेक्ट होगा जो बॉडी के किसी भी पॉइंट लगाने पे होता, राइट? सेंटर ऑफ मास इज अ लोकेशन एंड इट इज द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. क्योंकि यहां पे 10 न्यूटन लगाने से दिस बॉडी इज मूविंग, right? So what is center of mass? Center of mass is a point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Definition wise, yeah, how we define it? We name it as, I think they have not given the definition only.
सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन वाइज बुक का डेफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज अ सिंगल पॉइंट विच मूव्स इन द सेम वे इन विच अ सिंगल पार्टिकल हैविंग द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एक्टेड अपॉन बाय सेम एक्सटर्नल फोर्स वुड मूव। जितना फोर्स लगाने पे एक सिंगल पार्टिकल मूव करता है उतना ही फोर्स उस पॉइंट पे लगाने से ये पार्टिकल भी क्या करेगा, मूव करेगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, राइट। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं मूवमेंट ऑफ मास। We find मूवमेंट ऑफ मास। अभी ये मूवमेंट वर्ड जो है 11th स्टैंडर्ड के लिए नया है, राइट। मूवमेंट ऑफ मास का मतलब है कोई भी हमने मास लिया और उस पे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। समझो ये मास है एंड हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, और इस बॉडी ने ऐसे रोटेट किया तो ये एंगल, ये एंड फिक्स है। बॉडी ऐसे रोटेट करिए तो ये एंड क्या है, फिक्स है, और इस पार्टिकल का कुछ मास है, राइट। सो व्हाट इज मूवमेंट ऑफ मास? अगर हम मास को ये मास है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, यहां पहुंच गए एक सेकंड के बाद, तो ये जो डिस्टेंस है अगर हम इस मास को r से मल्टीप्लाई कर दें, m इंटू आर, क्या बन जाता है हमारा मूवमेंट ऑफ मास। फॉर रोटेशनल मोशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियल कोई भी बॉडी जब रोटेट कर रही है तो मोमेंटम का, फोर्स का, मास का, हम सबका मूवमेंट का हमें जरूरत पड़ेगा आगे। वी नीड टू फाइंड मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग। सो अगर हम मूवमेंट ऑफ मास की बात करें तो m को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, r से, राइट। अगर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, यहां पे फोर्स लगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, r इंटू एफ इंटू आर। फोर्स को रेडियस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगर हम, अभी फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम m अगर हम एम वी इंटू आर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। किसी भी रोटेटिंग बॉडी का रेडियस वेक्टर की टर्म्स में, मूवमेंट ऑफ फोर्स मींस इस रेडियस वेक्टर से हमने फोर्स को मल्टीप्लाई किया, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम मींस इस रेडियस वेक्टर को हमने मोमेंटम से मल्टीप्लाई किया, मूवमेंट ऑफ मास मींस हमने इस रेडियस वेक्टर को मास से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द मूवमेंट ऑफ समथिंग। मूवमेंट मींस जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो मास की रिस्पेक्ट में मूवमेंट है या फोर्स की रिस्पेक्ट में है या मोमेंटम की रिस्पेक्ट में, दैट इज व्हाट वी फाइंड, right? So in center of mass what are we going to find? We are going to find the movement of mass, right? So let us consider that there are different particles जहां पे भी, yeah, that you will study later in the chapter, because rotation होने के लिए जो फैक्टर है, एक्सियल वेक्टर will tell the direction, लेकिन वो कितना रोटेट करेगा, हाउ मच लीनियर डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इज कैलकुलेटेड बाय दिस रेडियस वेक्टर, right? You will study it further also. Fine? Yes. No, it is different. Movement of mass is different. Movement of inertia is different. Right? So अभी समझो, yes, ये ओरिजिन है, जस्ट अ मिनट, ये ओरिजिन है, यहाँ पे पार्टिकल m1, यहाँ पे है m2, यहाँ पे है m3, m4, m5, ये कोई रिजिड बॉडी है, इसके एक पॉइंट पे मैंने ओरिजिन मान लिया, राइट। डिफरेंट पार्टिकल्स का मास m1, m2, m3, m4, m5 आर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। पहले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ मास कितना होगा, m1 r1, सेकेंड पार्टिकल का कितना होगा, m2 r2, थर्ड पार्टिकल का कितना होगा, m3 r3, फोर्थ का m4 r4 एंड सो ऑन, फिफ्थ का m5 r5। दैट इज हाउ विल फाइंड द मूवमेंट ऑफ मास। m5 r5। सपोज ये बॉडी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाने पे ये बॉडी क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। हमने कहा कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, जहां पे बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना है, कैपिटल R इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। This point is the center of mass, right? So this is the movement of individual particle, movement of mass. Total movement of mass निकालने के लिए इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
टोटल मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी निकालने के लिए वी हैव टू ऐड ऑल द इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ मास. दिस शुड बी इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ मास. मूवमेंट ऑफ मास कैसे निकालेंगे? मूवमेंट ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू टोटल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास. इज दैट क्लियर? जो इफेक्ट ये सारे पार्टिकल इंडिविजुअल दे रहे थे वही इफेक्ट ऑफ ये वाला पॉइंट दे रहा है, जिस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर. तो अगर पूरी बॉडी का मास m है और इस पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल R है तो टोटल मूवमेंट ऑफ मास कितना होगा? टोटल मूवमेंट ऑफ मास होगा टोटल मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, द रेडियस. जैसे समझो ये बॉडी ऐसे रोटेट करे तो इसका रेडियस कितना होगा? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? कैपिटल R. सो हाउ टू फाइंड कैपिटल R? इट विल बी m1r1 plus m2r2 plus m3r3 plus m4r4 plus m5r5 डिवाइडेड बाय टोटल मास. और टोटल मास कितना होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5. ये क्या है? कैपिटल M. व्हाट इज M? m1 प्लस m2 अप टू m5. ये क्या है? टोटल मास. ये m कहां होगा? ये नीचे चला जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास. वो लोकेशन जिसपे ये 10 न्यूटन लगाने पे ये पूरा बॉडी मूव कर जाएगा. वो जो डिस्टेंस होगा सारे पार्टिकल से, कैसे फाइंड करेंगे हम वो डिस्टेंस? सबका मास इंटू r1 इंटू r2 इंटू m1 r1 m2 r2 ये ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे बॉडी के टोटल मास से. तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला डिस्टेंस है, मतलब यहां से 5 सेंटीमीटर दूर अगर मैं फोर्स लगाऊंगी तो उस फोर्स पे बॉडी पूरा मूव हो जाएगी. अभी बॉडी ऐसे नहीं रोटेट करेगी या ऐसे नहीं रोटेट करेगी. सो दिस लोकेशन, that is how we find the location of the center of mass. This is the location, this is the distance of the point of center of mass. Yes.